हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। बेटा, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अब एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है और ये जो टाइम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आप लोगों के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होने लगता है एग्जाम का। और जिस प्रेशर की वजह से आप लोग बड़े परेशान हो जाते हो, एग्जाम में क्या होगा, कैसे होगा, स्कोर आ पाएगा नहीं आ पाएगा, हमारी सिलेक्शन हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलने लगते हैं। तैयारी आपके एक साइड चलती है, ये दूसरे क्वेश्चंस आपके पैरेलल में दूसरी साइड चलने लगते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, बहुत ज्यादा आपको परेशान भी करते हैं और इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट आपकी तैयारी से डाइवर्ट भी हो जाते हैं। तो बेटा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि बेटा, एग्जाम है, इस एग्जाम को लेकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस एग्जाम को हराने का तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क करें, खूब सारी प्रैक्टिस करें और डेफिनेटली आप एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। अब बात आती है कि एग्जाम को क्रैक करना कैसे है। सर 15 डेज बचे हैं हमारे पास, इस 15 दिन में एग्जाम कैसे क्रैक हो पाएगा, हमारा एग्जाम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हम बना पाएंगे क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे। तो बेटा, इसके लिए मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने आया हूं, जहां पर मैं आपको फिर से बताने वाला हूं कि इस 15 डेज के अंदर आपको क्या करना है, कैसे करना है, सो दैट कि आपका जो एग्जाम है वो इस हिसाब से अटेम्प्ट हो जाए आपसे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा भाई, मेन तो यही बात है कि हम कैसे चीजों को पढ़ें, कैसे हम क्वेश्चंस को रिवाइज करें, कैसे हम मॉक टेस्ट लगाएं कि ज्यादा से ज्यादा हम स्कोर कर पाए। तो बेटा, इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको समझना होगा कि सबसे पहले तो अगर मैं आपको यह कहूं कि बेटा 4 घंटे पढ़ लेना, 8 घंटे पढ़ लेना, 10 घंटे पढ़ लेना, इस टाइम पढ़ने की कोई भी लिमिट नहीं है। आपके रूम में, आपके घर में, जहां पर आप बैठ के पढ़ते हो, जहां जो क्लॉक लगी हुई है बेटा, उसे तो उल्टा कर दो आप। अगर आप टाइम देखोगे तो तैयारी नहीं कर पाओगे। हाँ, ये रियलिटी है, अगर आप टाइम देखोगे तो तैयारी नहीं कर पाओगे। टाइम आपको देखना है जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, क्या हम लिमिटेड टाइम के अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्या हम लिमिटेड टाइम के अंदर केमिस्ट्री को कंप्लीट कर पा रहे हैं, क्या हम लिमिटेड टाइम के अंदर फिजिक्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं, क्या हम लिमिटेड टाइम के अंदर मैथ को कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो बेटा, आपको टाइम वहां देखना है, लेकिन तैयारी के लिए आपको टाइम नहीं देखना। इस टाइम आप जितना भी मेहनत कर लें वो कम है। 15 डेज रगड़ के मेहनत करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, आप थक नहीं जाएंगे, आप कमजोर नहीं पड़ जाएंगे, आपका वजन कम नहीं हो जाएगा, कुछ भी नहीं चेंज होने वाला। अगर चेंज होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका वो पैटर्न, वो आपका कंसेप्ट चेंज हो जाएगा कि जहां पे आपको वीकनेस फील हो रही है, आप जहां पर फील कर रहे हैं कि भाई ये पोर्शन मेरे से नहीं बन पा रहा है, और अगर आपने रगड़ के मेहनत कर ली तो भाई वो भी आपका स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो अब इसके लिए हमें करना क्या होगा, बात आती है कि हम इसको कैसे तैयार करें। देखो, इस चीज के लिए आपको पहले समझना होगा कि भाई केमिस्ट्री के अंदर आपको इन 15 डेज में क्या करना है, कैसे आप अपने रोड मैप को तैयार करेंगे, कैसे आप अपनी चीजों को प्लान करेंगे डे वाइज कि आपको कंप्लीट चीजें कवर करने को मिल जाएं और ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट अपने अंदर देखने को मिल जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, चलिए हम बताते हैं। देखो, सबसे पहले तो बेटा, जब आप अपने दिन को स्टार्ट करेंगे, जब आप अपने दिन की स्टार्टिंग करेंगे, तो उस दिन आपको सबसे पहले क्या करना होगा, क्योंकि देखिए 11th और 12th दोनों की केमिस्ट्री आपको करनी है। तो बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले डे वन से ही आपको डेली तो एक चैप्टर का रिवीजन करना है, एक चैप्टर का रिवीजन करना है। अब रिवीजन होगा कैसे, अब रिवीजन करेंगे कैसे आप, इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप अपने शॉर्ट नोट्स का यूज कीजिए, है ना, या तो आपको क्या करना होगा, या तो आपको अपने शॉर्ट नोट्स का यूज करना होगा, शॉर्ट नोट्स को यूज कर सकते हो आप। एक तो ये हो सकता है तरीका, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई आप लोग क्या करें, वन शॉट का वीडियो देख लें, वन शॉट वीडियो देख लें। ये दो चीजें हमारे पास हो सकती हैं, ठीक है। अगर आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए तो शॉर्ट नोट्स से आपको डेली एक चैप्टर रिवाइज करना है, और अगर आपने नहीं बनाए हैं शॉर्ट नोट्स, हालांकि ये बहुत गलत बात है अगर आपने नहीं बनाए हैं तो, बट अब वो टाइम नहीं है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाने बैठेंगे, तो उस केस में आपको वन शॉट वीडियो देखना है, ठीक है। एक काम ये करना है। फिर दूसरा आपको क्या करना है, सेकेंड नंबर पर जब आपने वन शॉट देख लिया, जिस भी चैप्टर का आप वन शॉट देख रहे हैं, जिस भी चैप्टर के आप वन शॉट
को कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको क्या करना होगा, उसके बाद उसके जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। अब इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू से मतलब क्या है भाई? इंपॉर्टेंट तो सर सभी पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है बेटा। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू से मतलब हमारा ये है कि जिस कंसेप्ट पर मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या जो कंसेप्ट बार बार रिपीट हुआ है, या ऐसा कोई टॉपिक जिस पे प्रीवियस 2-3 साल से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, इन सभी चीजों को कंसीडर करते हुए आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू लगाने हैं। पीवाईक्यू के लिए आपको मैं अगेन कहूंगा कि आपको बहुत दूर नहीं जाना, आप 23, 22, 21, 20 और 2019 इतने पीवाईक्यू पे आप जा सकते हैं। अब ऐसे पीवाईक्यू में आपने बहुत सारे पीवाईक्यू हमने भी कराए हैं आपको, तो आपने देखा होगा बहुत सारे पीवाईक्यूज रिपीट हैं, कंसेप्ट रिपीट है उनका। तो भाई आपको उस कंसेप्ट को समझना है, उस कंसेप्ट पर फोकस करना है। अब वो नहीं कि उस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आपके पास 10 क्वेश्चन है तो आप 10 के 10 लगाने लगेंगे, इतना टाइम अभी हमारे पास नहीं है। आपको वही क्वेश्चंस लगाने हैं और सब के सब वो डिफरेंट क्वेश्चंस लगाने हैं जिसके अंदर आपका डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट यूज हुआ है। ठीक है, ये सब होने के बाद ये तो हुई रिवीजन की बात कि डेली हम किस एक चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब आप इसे कर लेंगे तो थर्ड नंबर पर आपका क्या आएगा, थर्ड नंबर पर आपके पास क्या आएगा, थर्ड नंबर पर आपके पास आएगा मॉक टेस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है भाई, मॉक टेस्ट आपको करना जितना इंपॉर्टेंट है ना इस टाइम पर, उसकी वैल्यू मैं आपको बताता हूं। जो मॉक टेस्ट आप करेंगे, इस मॉक टेस्ट को सबसे पहली बात तो आपको टाइम बाउंडेड के अकॉर्डिंग करना है। टाइम बाउंडेड अगर आप इसे करेंगे तब ही हमें इसका फायदा होगा। अगर आप इसको टाइम बाउंडेड नहीं करेंगे तो इसका कोई भी फायदा आपको होने वाला नहीं है। आप क्वेश्चंस लगाने बैठ गए, आप 2 घंटे तक क्वेश्चन ही लगाए जा रहे हैं, है ना, केमिस्ट्री में ही लगे हुए हैं, तो बेटा फिजिक्स और मैथ कब करेंगे आप, जहां पर आपको ज्यादा टाइम की जरूरत है। तो आपको पहली बात तो एक ब्रैकेट फिक्स कर लेनी है कि हमें जो केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है वो मैक्स टू मैक्स 45 मिनट। अगर आप इससे ज्यादा टाइम केमिस्ट्री पर लगा रहे हैं तो बेटा आप इसको समझ लीजिए कि आप अपने मैथ्स और फिजिक्स के पेपर को बिगाड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स के पेपर में आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होगा और केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट का मैक्सिमम जो टारगेट आपका रहने वाला है केमिस्ट्री के अंदर 45 मिनट के अंदर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चंस वहां पर मेंशन रहने वाले हैं वो सभी के सभी आपको 45 मिनट के अंदर वाइंड अप करने हैं। अब इस 45 मिनट में आप क्वेश्चंस को वाइंड अप करेंगे कैसे? अब क्वेश्चन ये भी तो आता है ना कि सर इस 45 मिनट में हम कैसे बना लेंगे, कैसे पॉसिबल है कि हम 45 मिनट में आप सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें। देखो बच्चा, आप इस चीज को तो मान के चलिए कि जो ये 45 मिनट आपके पास होंगे, इस 45 मिनट में आपके पास 3 पोर्शन के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। अब सुनिए मेरी बात, अगर आप फिजिकल की बात करते हैं तो भाई फिजिकल की आपके पास फॉर्मूला बुकलेट हमेशा होनी चाहिए। क्या? फॉर्मूला बुक एकदम आपकी रेडी होनी चाहिए। अब ये फॉर्मूला बुक का मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट से खरीद कर लाएंगे। भाई फॉर्मूला बुक का मतलब ये है कि हर चैप्टर के फॉर्मूले आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हो और वो आपकी टिप्स पर होने चाहिए, बिल्कुल एकदम टिप्स पर आपके फॉर्मूले होने चाहिए। चाहे वो आपके सॉल्यूशन चैप्टर के हों, चाहे वो केमिकल काइनेटिक्स के हों, चाहे वो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हों, चाहे वो थर्मोडायनामिक्स के हों, चाहे वो केमिकल इक्विलिब्रियम के हों, ये सभी के सभी चैप्टर्स और इनके फॉर्मूले जो है ना बच्चा आपको एकदम टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बार ऐसा होता है, मैक्सिमम बार मेंस के क्वेश्चन में, कि आपके फॉर्मूले पे ही सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए फिजिकल में आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होने चाहिए। अब अगर हम बात करने लगे इनऑर्गेनिक की, तो भाई इनऑर्गेनिक के लिए मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूं, इनऑर्गेनिक एक ऐसा पार्ट है जहां पर आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम से आपको क्वेश्चन मिलता है। और वो क्वेश्चन मिलता भी कहां से, इस बात को भी समझ लीजिए। भाई ये क्वेश्चन हमें कहां से मिलता है? भाई ये क्वेश्चन हमें मिलता है एनसीईआरटी से। हां बच्चा, एनसीईआरटी से। आप एनसीईआरटी
एनसीईआरटी के चारों चैप्टर को एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ लें। आप पीडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ लें, आप पी ब्लॉक को अच्छे से पढ़ें एनसीईआरटी से, आप डी एंड एफ ब्लॉक को अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ें, कोऑर्डिनेशन को अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ें, और साथ में केमिकल बॉन्डिंग से तो फिजिकल भी कंबाइन कर देते हैं, है ना। तो आपको इन सभी चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करके चलना है, राइट। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कर दो अगर आपको इनऑर्गेनिक का पेपर अटेम्प्ट करना है जेई मेंस के अंदर, ठीक है, राइट। तो ये आप लोगों ने कर भी लिया होगा, क्योंकि जैसे बहुत सारी चीजें हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात करने लगे तो भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आपने देखा होगा वर्नियर कोऑर्डिनेशन थ्योरी से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, वीबीटी से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, सीएफटी से कॉन्सेप्ट बहुत सारे आते हैं। तो सीएफटी से क्वेश्चन आपके आए, वीबीटी से क्वेश्चन आए, वर्नियर कोऑर्डिनेशन थ्योरी से क्वेश्चन आए, है ना, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से क्वेश्चन आए। तो ये 4-5 ऐसे हॉट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं, बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है, राइट। डी एंड एफ ब्लॉक में अगर आप देखोगे तो KMnO4 K2Cr2O7 से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, एकदम पैट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, रिपीट पे रिपीट चलता रहता है इन सबका, ठीक है। ऐसे ही अगर आप पी ब्लॉक की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर्स भैया दुनिया जहान की पूछी जाती हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब है स्ट्रक्चर का कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में एकदम क्लियर कट पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही पीडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स की अगर आप बात करते हैं तो बड़ी फिक्स चीजें हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सभी का डाटा आपके पास होना चाहिए और आपको इन सब का ऑर्डर निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी से आप अच्छे से इस चीज को तैयार करेंगे। टोटल आपके पास 4 चैप्टर ही हैं जिनको आपको देखना है अच्छे से, ठीक है। इन चारों के चारों चैप्टर को अच्छे से बिल्कुल रगड़ के तैयार कर लीजिए, ठीक है, राइट। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की। सर ऑर्गेनिक में क्या करें? बेटा ऑर्गेनिक में करना क्या है, सबसे पहले तो मेरी बात सुन लो, सबसे पहले तो एक पोर्शन जीओसी का अच्छे से तैयार कर लो, जीओसी प्लस आइसोमेरिज्म। और ये सब आपको कहां मिलेगा? वन शॉट आपको देखने हैं, लेकिन वन शॉट के साथ साथ हमारी महायज्ञ सीरीज भी आ रही है जिसके अंदर ये सब आपको करवाया जाएगा। तो आपको उस महायज्ञ सीरीज को भी देखना है जिसके अंदर ये सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी। तो ऑर्गेनिक में जीओसी वाले पार्ट को आप अच्छे से तैयार करेंगे, जीओसी प्लस आइसोमेरिज्म आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके शॉर्ट्स वीडियो देखिए आप, ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक का 50% पोर्शन तो भाई जीओसी से ही सॉल्व हो जाता है। बाकी जो रेस्ट पार्ट बचा नेम रिएक्शन वाला, रिएजेंट वाला, वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जीओसी वाला पार्ट एक तो स्ट्रॉन्ग करना है, दूसरा नेम रिएक्शन, ये वाली जितनी भी नेम रिएक्शन है ए से लेके जेड तक आप पूरा एक चार्ट बना सकते हैं और उस चार्ट में आप देख लीजिए कि कौन कौन सी रिएक्शंस हम याद कर चुके हैं और कौन कौन सी रिएक्शंस बची हुई हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स के चैप्टर की नेम रिएक्शंस बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, है ना। कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस ऐसी हैं जिनके बिना तो पेपर बन ही नहीं पाता, जैसे कि आइडोफॉर्म रिएक्शंस की हम बात करें बहुत ज्यादा पेपर में देखने को मिलती है, ठीक है, राइट। नेम रिएक्शन के बाद अगर हम बात करें तो रिएजेंट्स की, इस पर भी आपको फोकस करना है। बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन, एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन। एल्कीन की रिडक्शन करनी है ना, एल्कीन की रिडक्शन करनी है या एल्काइन की रिडक्शन करनी है तो लगा के स्टीरियोकेमिस्ट्री आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बताओ जरा सिन एडिशन होगा या एंटी एडिशन होगा? एल्काइंस की रिडक्शन में आप सिन एडिशन करवाने वाले हैं, एंटी एडिशन करवाने वाले हैं, तो कौन सा रिएजेंट हम यूज करेंगे? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल हम यूज करने वाले हैं या फिर हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल प्लेटिनम प्लेटिनम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर कट समझनी है कि भाई रिएजेंट कैसे केमिस्ट्री को इफेक्ट कर रहे हैं, नेम रिएक्शन से हम कैसे कैसे चीजों को करने वाले हैं, और जीओसी से बिल्कुल बेसिक हमारा कैसे तैयार हुआ। ये सभी चीजें भी आपको हमारी महायज्ञ सीरीज में देखने को मिलेंगी। तो आपको इस पार्ट पर अच्छे से तैयार हो जाना है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप किसी नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं तो मत कीजिएगा। ये टाइम वो है जहां पर अगर आप किसी भी नए चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसे आपने पूरी साल नहीं पढ़ा तो बेटा उसको हाथ मत लगाइएगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम कंज्यूम करेगा और आपके टाइम को खराब करेगा और कुछ भी नहीं। इस टाइम आपको सिर्फ 2 ही चीजों पर फोकस करना है। एक वो पार्ट जो आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है और एक वो पार्ट जो आपका एवरेज है। बस वो पार्ट जो आपका तैयार ही नहीं है अभी आप उसको हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके टाइम को बर्बाद करेगा। जो टाइम आपका तैयार है, जो पोर्शन आपका तैयार हो चुका है, उस स्ट्रॉन्ग पोर्शन में आपको क्या करना है? क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं,
और क्या करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के साथ साथ इसका मॉक टेस्ट देना है। जो पोर्शन आपका एवरेज है, सबसे पहले तो आप इसे स्ट्रॉन्ग वाली सीरीज में लेके आओ, और स्ट्रॉन्ग वाली सीरीज में लाने के बाद क्वेश्चंस लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए उस चैप्टर के। क्वेश्चंस का मतलब पीवाईक्यू से है यहां पर। क्यों? क्योंकि हर पीवाईक्यू बेटा अपने आप में एक कंसेप्ट है, हर पीवाईक्यू अपने आप में एक कंसेप्ट है। पीवाईक्यू आप जैसे ही उठाते हैं तो समझ लीजिए कि एक पीवाईक्यू का मतलब है आपने एक कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है, आपने एक कंसेप्ट का रिवीजन कर लिया है, आपने एक कंसेप्ट को समझ लिया है, तभी आप उस पीवाईक्यू को लगा पाएंगे। ठीक है, राइट। तो इस पूरे के पूरे पोर्शन पर आपको ध्यान देना है, पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी पर आपको ध्यान देना है। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, और डेली कम से कम कहा मैंने, ज्यादा से ज्यादा तो आप 2 चैप्टर भी रिवाइज कर सकते हैं, कम से कम आपको डेली 1 चैप्टर जरूर रिवाइज करना है, सो दैट कि आपका थियोरिटिकल पार्ट का रिवीजन भी साथ साथ चलता रहे। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा। और जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो बेटा मॉक टेस्ट की एनालिसिस करना मत भूलेगा, क्योंकि अगर आपने मॉक टेस्ट लगाए और आपके 4 क्वेश्चंस गलत हो गए, और 4 क्वेश्चंस गलत होने के बाद आपने उन क्वेश्चंस को चेक नहीं किया, आपने उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को नहीं देखा, आपने उन क्वेश्चंस को दोबारा से प्रैक्टिस नहीं किया, तो बेटा वो कमजोरी आपकी कमजोरी ही रहेगी, उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो इंप्रूवमेंट होगा कैसे? इंप्रूवमेंट तभी हो पाएगा कि जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए आप उसके कंसेप्ट को देखें, आप उसके कंसेप्ट को समझें और दोबारा से उस मिस्टेक को ना करें। मिस्टेक्स करने से फर्क नहीं पड़ता, उस मिस्टेक को सुधारने से फर्क पड़ता है। आपने मिस्टेक कर दी, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चा, मिस्टेक सबसे होती है, करोगे क्वेश्चन तो मिस्टेक होगी, लेकिन उस मिस्टेक का एनालिसिस कर उस प्रॉब्लम का एनालिसिस करके उसे सुधारना ही समझदारी है। वही आपके रैंक को बूस्ट करेगी और वही आपको रैंक में ऊपर लेकर जाएगी। ठीक है, तो इस बात को समझ लीजिए, जितना मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है उतना ही उसका एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। तो मॉक टेस्ट दीजिएगा और साथ में उसकी एनालिसिस जरूर कीजिएगा, सो दैट कि आपकी कमियां जो हैं स्टेप बाय स्टेप कम होती चली जाएं और आप धीरे धीरे अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाते चले जाएं। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ कि आप लोगों को मेरी चीजें समझ में आई होंगी, आप लोगों को पर्टिकुलर प्लानिंग समझ में आई होगी कि कैसे कैसे हमें चीजों को करना है और कैसे कैसे हम अपने रैंक को इंप्रूव कर पाएंगे। आप सभी लोगों के लिए यही कहना चाहूंगा कि बच्चा मेहनत कीजिए, अच्छे से अपना बेस्ट दीजिए, और आप ही वो लोग हैं जो एग्जाम क्रैक करेंगे, और आप ही वो लोग हैं जो बहुत बढ़िया रैंक भी लेकर आएंगे, क्योंकि आप सभी लोगों में वो पोटेंशियल है जो कि आपको एग्जाम में सफलता दिला सकता है। ठीक है, तो हमें अपने प्यारे बच्चों पर बहुत ज्यादा विश्वास है, और इसी विश्वास के साथ मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को देंगे, एक अच्छी रैंक लेकर आएंगे, और फिर हम लोगों से मिलने जरूर आएंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।